जय हिंद। आज हम इस वीडियो में भारतीय रेल के बारे में कुछ समझ लेते हैं। जो भारतीय रेल है वो एशिया का सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। यहाँ पर एशिया महाद्वीप, हमारा जो भारत है वो एशिया महाद्वीप के अंदर आता है और एशिया महाद्वीप में जितने भी देश हैं उन सभी देशों में भारत जो है वो दूसरे नंबर पे है रेलवे प्लेटफॉर्म के। रेलवे नेटवर्क में जो भारत का स्थान वो दूसरा है। भारत का रेलवे नेटवर्क बहुत बड़ा, लाखों लोग यहाँ पर प्रतिदिन रेलवे के द्वारा यात्रा करते हैं। रेलवे का टिकट जो रहता है वो सस्ता रहता है और ये आसानी से इजीली से पहुंच जाता है। ये कम समय में लंबी दूरी तय कर लेता है क्योंकि इसकी स्पीड नॉर्मल व्हीकल्स के मुकाबले में ज़्यादा रहती है। हम नॉर्मल ट्रेन की बात कर रहे हैं और जब हम ट्रेन को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज जब कर देते हैं तो इसमें हम उससे बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा लंबी दूरी को तय कर लेंगे। पैसेंजर ट्रेन की बात करते हैं तो पैसेंजर ट्रेन में वो जगह जगह प्लेटफॉर्म पे रुकती, हर एक जगह प्लेटफॉर्म पे रुकती। जब वो हर एक प्लेटफॉर्म पे रुकती तो वहां से लोग चढ़ते थे और लोग उतरते थे, तो उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने में समय लगता था। वो ज़्यादा दूरी नहीं तय कर पाती थी। तय इसलिए नहीं कर पाती थी क्योंकि उसको हर एक प्लेटफॉर्म पर रुकना पड़ता। तो एक्सप्रेस आई, एक्सप्रेस को कम, उसको एक छोटी छोटी हाल्टों पर नहीं रोकना पड़ता। जो पैसेंजर ट्रेन थी उसको हर एक स्टेशन पर और हर एक हाल्ट पर रोकना पड़ता था। वहां से लोग चढ़ते थे और उतरते थे। लेकिन इसके बाद जो एक्सप्रेस आई, एक्सप्रेस में लोग कम, वो सिर्फ प्लेटफॉर्म पर ही रुकती थी। वो हाल्ट पर रुकना बंद कर दी। वो सिर्फ प्लेटफॉर्म पर ही रुकती थी, वहां पर लोग चढ़ते थे और उतरते थे। उसके बाद सुपर फास्ट एक्सप्रेस आई, सिर्फ वो जंक्शन पर रुकती थी। जहां से उसका जंक्शन होता था वो सिर्फ जंक्शन पर ही रुकती थी। तो जो लोग चढ़ते थे उतरते थे वो सिर्फ जंक्शन से ही लोग चढ़ते और उतरते थे। सुपर फास्ट ट्रेन को समय कम लगता था ज़्यादा दूरी ट्रेवल करने में, ज़्यादा दूरी तय करने में, क्योंकि वो कम ही प्लेटफार्मों पर रुकती थी, इसलिए वो ज़्यादा दूरी तय कर जाती थी। इस समय चलन बुलेट ट्रेन का है। बुलेट ट्रेन का ट्रेंड है इस समय चल रहा। जो बुलेट ट्रेन रहती है, बुलेट ट्रेन एक बहुत ही स्पीड में चलती है। जैसे बंदूक से निकली हुई गोली मारे, खटाक से उसका काम खत्म। जिसको मारे, हेडशॉट मारे, गया, जैसे वो गया। तो उसी प्रकार ये भी बुलेट ट्रेन काम करती है। इसलिए कि जो बुलेट ट्रेन है वो जो बंदूक में बुलेट यूज की जाती है, गोली यूज की जाती है, उसी के अकॉर्डिंग ही इसको डिजाइन किया गया है। इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पीड देने की कोशिश की गई है कि यह बुलेट की स्पीड से चल सके, बुलेट की भांति ही यह बहुत तेजी से चल सके और बहुत ही कम समय में सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तय कर सके। अब तो इस समय बुलेट ट्रेन का ट्रेंड चल रहा है। भारतीय रेल एशिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। एकल सरकारी स्वामित्व वाला विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। एकल स्वामित्व का मतलब कि ये सरकार ही इसको हैंडल करती है, लेकिन अब इस रेलवे को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। रेलवे को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, क्योंकि जब हम इसको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को सौंप देंगे तो ये प्राइवेट अपने अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग रखेंगी। तो एकल स्वामित्व का मतलब यही हुआ कि वो सरकार ही उसको हैंडल करती। जब तक उसे सिर्फ सरकार ही उसको हैंडल करे तब तक वो एकल स्वामित्व है। एकल स्वामित्व वाला चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है इस विश्व का। हम एशिया महाद्वीप की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम विश्व की बात कर रहे हैं। विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। सबसे पहले नंबर पर यूएसए आता है, फिर चाइना आता है, फिर रसिया आता है। यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, फिर उसके बाद चाइना आता है, फिर उसके बाद रसिया आता है, रसिया के बाद इंडिया आता है। चौथे नंबर पर हमारा इंडिया है। भारत चौथे नंबर पर है रेलवे के सबसे बड़े नेटवर्क में। इसका जाल जो है, रेलवे का जाल बहुत लंबा है। यहाँ पर लाखों लोग पर डे यात्रा करते हैं। भारत में सबसे पहले अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में रेलवे चलाई गई। सबसे पहले रेल कहाँ चलाई गई? मुंबई से ठाणे के बीच। कब चलाई गई? अप्रैल 1853 में। अप्रैल 1853 में इसकी शुरुआत की गई, जो मुंबई और ठाणे के बीच में जिसकी डिस्टेंस 34 किलोमीटर थी। 34 किलोमीटर की डिस्टेंस में सबसे पहले अप्रैल 1853 को रेलवे का उद्घाटन किया गया, रेलवे की शुरुआत की गई। जब इसकी शुरुआत की गई तब उसका नेटवर्क मात्र 34 किलोमीटर का ही था। विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 में स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच में चलाई गई थी। विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी कहाँ चलाई गई? स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच में। कब? 1825 में चलाई गई। भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना
मार्च 1905 में की गई थी। मार्च 1905 में, मार्च 1905 में किसकी स्थापना की गई थी? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। रेल प्रशासन तथा प्रबंधन की जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड की है। इसका एक बोर्ड निर्धारित किया जाता है, जैसे सभी एग्जाम का बोर्ड निर्धारित किया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी एग्जाम होता है तो उत्तर प्रदेश बोर्ड उसे संगठित करता है, उसका चालन करता है, उसको सेटलमेंट करता है, उसका हर एक निरीक्षण करता है। इसमें रेलवे बोर्ड बनाया क्योंकि रेल से संबंधित है तो इसे रेलवे बोर्ड बना दिया गया। रेल और इसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन तथा उसके प्रबंधन, जितने भी उसके प्रबंध किए जाते हैं, उसका सारा जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड की रहती है। रेलवे को 18 मंडलों तथा 73 डिवीजनों में बांटा गया है। जब इसकी रेलवे की शुरुआत की गई थी तब इसमें मात्र 9 मंडल थे, उसके बाद इसमें 18 मंडल हो गए और इसके साथ साथ 73 डिवीजनों में इसको बांटा गया है। प्रत्येक मंडल का मुखिया महाप्रबंधक होता है। जब इसे 18 मंडलों में बांट दिया गया है तो अब ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति हर एक 18 को हैंडल कर सकता है। तो उसमें 18 जब मंडल हैं तो हर एक मंडल में मेन रहता है। जैसे गांव में प्रधान होता है, वो अपनी ग्राम सभा का मालिक होता है, उस ग्राम सभा का मुखिया रहता है। उसी प्रकार यहाँ पर जितने भी मंडल रहते हैं वहाँ पर उसका महामंडल प्रबंधक जो रहता है, महाप्रबंधक जो रहता है, वो उसका मेन मुखिया रहता है, वो ही उसको हैंडल करता है। उसके मंडल में जो भी कार्य रहता है वो सब महाप्रबंधक के अंदर ही रहते हैं, उसके अंडर में ही किए जाते हैं। तो इस प्रकार जो भारतीय रेल है सबसे बड़ा नेटवर्क है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है और जो विश्व है उसका चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। रेल जो है वो बहुत ही एक आसान मीडियम है यहाँ से वहाँ दूरी तय करने का। किसी एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में जब हम दूरी करते हैं और वो दूरी ज़्यादा डिस्टेंस रहती है, उसको देखिए हर एक व्यक्ति उसको प्रेफर नहीं कर सकता है। अगर मान लीजिए अभी कोई गरीब है, उसको वो अपना रोजी रोटी चलाता है और अगर वो जाना चाहता है, मान लीजिए लखनऊ से वो दिल्ली जाना चाहता है, जब लखनऊ से दिल्ली जाएगा तो उसको अगर वो बस के थ्रू जाएगा तो उसका टिकट, जो बस का टिकट रहता है वो महंगा रहता है। अगर वो एरोप्लेन से जाना चाहे तो तब उसको वो प्रेफर ही नहीं कर सकता क्योंकि उसका चार्ज बहुत ही महंगा रहता है। तो यहाँ पर एक सबसे इजी साधन जो है वो रेलवे ही है। रेलवे के द्वारा इंसान अगर वो जनरल कैटेगरी से जाता है, जनरल डिब्बों से जाता है तो उसका खर्चा बस की अपेक्षा और जो एरोप्लेन रहता है हवाई यात्रा की अपेक्षा में उसका किराया बहुत ही कम रहता है। तो इसको हर एक व्यक्ति प्रेफर कर सकता है। बाकी इसमें अलग अलग कैटेगरियां डिवाइड कर दी गई हैं, श्रेणियां बना दी गई हैं, उसकी बात अलग है, हर कोई उसको नहीं प्रेफर कर सकता है। सभी जितने भी जो कम वर्ग के लोग हैं, जो निचले स्तर के लोग हैं, जो थोड़ा मीडियम फैमिली के हैं या पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो सभी जनरल बोगियों को प्रेफर करके एक लखनऊ से दिल्ली आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए मैंने लखनऊ और दिल्ली लिया है। यहाँ पर जैसे मजदूर जाते हैं तो वो अपना एरोप्लेन नहीं प्रेफर कर सकते हैं, अगर बस से जाएंगे तो उसका किराया ज़्यादा महंगा पड़ेगा, तो वो रेलवे को ही चुनना पसंद करते हैं। जब रेलवे को पसंद करते हैं तो क्योंकि उसका टिकट सस्ता रहता है, आसान रहता है, लोग आसानी से आ जा सकते हैं और उसमें फिर ज़्यादा दिक्कतों का भी सामना नहीं करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमने रेलवे के बारे में जानकारी ले ली है। आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।